वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 29 मानव अधिवास। पिछले पार्ट में हम जनसंख्या के संगठन, कुल जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इस पार्ट में हमारा ध्यान मानव अधिवास पर केंद्रित रहेगा, इसलिए चर्चा का केंद्र बिंदु मानव अधिवास की अवधारणा, अर्थ एवं प्रकृति तथा भारत में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के विकास तथा वर्गीकरण के इर्द-गिर्द परिसीमित होगी। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप अधिवास का अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे, ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों को पहचान सकेंगे, भारत के विभिन्न स्वरूपों के मकानों का वर्णन कर सकेंगे, मकानों के स्वरूप में भू आकृतियों, जो जल, वायु और मकान बनाने की आवश्यक वस्तुओं से संबंध स्थापित कर सकेंगे, भारत की जनगणना में दर्शाए गए नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेंगे, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों के प्रतिरूपों के वितरण का विश्लेषण कर सकेंगे, भारत की जनगणना में उल्लेखित नगरीय अधिवासों के क्रियात्मक वर्णन को वर्गीकरण को समझा सकेंगे। अधिवास क्या है? हम बहुत अधिवास शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, परंतु जब इसको परिभाषित करना होता है तब हमारे उसकी सुस्पष्ट परिभाषा देने में कठिनाई होती है। सीधे साधे शब्दों में ये परिभाषित कर चुका करे तो अधिवास मानवीय बसाहट का एक स्वरूप है, जो एक मकान से लेकर नगर तक का हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याप्त का बोध होता है, क्योंकि अधिवास से सहाट एक सामाजिक प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े बहुत क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की वसाहट शुरू हो जाना आता है। भूगोल में ये प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभक्त किए जा सकते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। इसके पहले कि भारत में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के अर्थ एवं प्रकार पर चर्चा करें, हमें आमतौर पर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के बीच से कुछ मौलिक अंतर को समझ लेना चाहिए। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गतिविधियों से है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों की कार्यकल्पनाओं में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, वहीं नगरीकरण क्षेत्रीय में द्वितीय या तृतीय क्रिया प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। इसके पहले ही ग्रामीण आदिवास के प्रकार एवं प्रतिरूपों पर विस्तृत चर्चा करें। आइए सबसे पहले प्रकार और प्रतिरूप जैसे शब्दों के बारे में विचार कर लें। प्रकार शब्द से एक श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कुछ समानता होती है, जबकि प्रतिरूप शब्द से किसी निश्चित आकृति या उनके क्रमबद्धता में जमावट का बोध होता है। जब हम आदिवासों के प्रतिरूप का जिक्र करते हैं तो उससे दिए क्षेत्र में अधिवास के स्थानिक जमावट का वितरण या बोध होता है। यह आदिवासियों के प्रकार से अलग है, क्योंकि आदिवासियों के प्रकार में हमें उसके स्थानीय आहट के गुणों का बोध होता है, अर्थात आदिवास की प्रतिक्रिया इकाई के व्यावसायिक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार प्रकार के प्रतिरूप को एक दूसरे के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम केवल प्रतिरूपों पर ही चर्चा करेंगे। जहाँ तक ग्रामीण आदिवासों के प्रकार का संबंध है, यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। ग्रामीण आदिवासों के प्रकार। भूगोलवेत्ताओं के आदिवासों को वर्गीकृत करने के लिए अनेकों युक्तियाँ सुझाई है। यदि देश में विद्यमान सभी प्रकार के आदिवासियों को वर्गीकृत करना चाहे तो इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सदन सहित केंद्रीय अधिवास, अर्धसदन अर्धसहित विघटन अधिवास, पल्ली पूर्वा अधिवास, परिकीर्ण या परिलक्षित अधिवास। आइए हम इन प्रकारों का इसमें जुड़े प्रमुख प्रतिरूपों के साथ अध्ययन करें। सदन अधिवास, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन आदिवासों में मकान आसपास सट कर बने होते हैं, इसलिए ऐसे आदिवासों के
सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित हो जाते हैं और आदिवासी क्षेत्र खेतों व चारागाहों से अलग होते हैं। हमारे देश में के अधिकांश आदिवासी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे आदिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन आदिवासियों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध मैदान, उत्तर पश्चिमी पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तक, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम और त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवलिंग घाटियों में है। कभी कभी लोग साधारण आदिवास में अपनी सुरक्षा व प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं। ऐसे आदिवासियों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग संध आदिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता पर पेयजल की कमी के कारण रहते हैं, ताकि वह उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर सकें। इसी प्रकार के आदिवासियों में 30 से लेकर कई सौ मकानों की सहती होती है। इनके कार्य, आकृतिक एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। औसत इन आदिवासियों में राजस्थान के वितरण बस क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सद बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्ति से अधिक रहते हैं। अक्सर ऐसे सदन आदिवासियों में आवासीय इकाइयों की बनावट एवं सहार तथा इनके बीच गली एवं सड़कों के न्यास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या लगभग 13 चिन्ह की जा चुकी है, परंतु यहाँ उनके 5 प्रमुख प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे। रेखित प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वर्ग आकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप, इस प्रकार के आदिवास बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों इत्यादि के किनारे बन जाते हैं। इसमें मुख्य रेखा के सारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण आदिवास सागर तख्त, नदी घाटियों या पर्वत श्रृंखला के सारे पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप, ये एक बहुत से सामान्य प्रकार है जो कृषि जोते के चारों ओर विकसित होता है। वर्गाकार खंडों पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर ही यह आधारित होता है। इससे सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती जाती है। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरवली पहाड़ियों में ऐसे आदिवासों के उदाहरण मिलते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप, यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक भिन्न प्रकार है। ऐसे आदिवास मुख्य पंपीड़ियों के सड़कों में मिलन स्थल के संबंध होते हैं। ऐसे आदिवासियों का संबंध कभी कभी गांव का विस्तार उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बंध्यता से भी होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप, यमुना के ऊपरी दोहराव क्षेत्र तथा यह यमुना पार के जिलों में मलवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामों के संध आज़ादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सट कर बनी रहती है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से ये एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। इस प्रकार का वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों के अधिकतम संकेंद्र का परिणाम है। आर्य त्रिज्या प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधि के केंद्र या केवल खुली जगह और अभिमुख होती है। इसलिए गलियां एक सामान्य केंद्र से विकृत लगती है। इस प्रकार के आदिवासियों के उदाहरण हैं गुरु शिखर के पास माउंट आबू में राजस्थान, विंध्याचल उत्तर प्रदेश। अर्धसदन आदिवास, जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट है कि आवास पूरी तरह संगठित नहीं होते। इस प्रकार के आदिवास में नाभिकीय रूप से सदन छोटी सहट होती है जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वा प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये संकेत आदिवासियों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसे आदिवास मैदानी व पठारी भागों में स्थानित
पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं। ऐसे आदिवासी मणिपुर के नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश के मालडा एवं बालघाट जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। विभिन्न जातियाँ छोटानागपुर क्षेत्र में ऐसे आदिवास बनकर रहती है। सद आदिवासियों के समान अर्धसधन आदिवासियों में भी कई भिन्न प्रतिरूप होते हैं। कुछ प्रतिरूप: चौक पट्टी प्रतिरूप, बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप, पंखाकार प्रतिरूप। चेक बोर्ड या चौकपट्टी प्रतिरूप आदिवास का यह प्रकार है जो सामान्य दो मार्गों के मिलन स्थल पर मिलता है। गांव की गलियां एक दूसरे के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती है जो परस्पर लंबवत होती है। बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप इलोंगेटेड प्रतिरूप स्थानीय कारणों से आयताकार आदिवास की लंबाई में वृद्धि ऐसे प्रतिरूप को आकार देती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदान इलाकों में जहाँ बाढ़ ग्रस्त स्थितियाँ बनती रहती है वहाँ आयताकार आदिवास का विस्तार लंबाई में ऊपरी ऊंचाई वाले भागों की ओर होता है। इसके अलावा नदी के किनारे की स्थितियों में लाभ की इस प्रतिरूपों को प्रोत्साहित करते हैं। पंख नमूना प्रतिरूप आदिवास का ऐसा प्रतिरूप तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र का कदार ग्राम के किसी एक छोर पर बना होता है। ऐसे केंद्रित बिंदु कोई तालाब, नदी, घाट, बगीचा, कुआं अथवा पूजा का स्थल हो सकता है। ऐसे प्रतिरूप के उदाहरण नदी के मुहाने डेल्टा क्षेत्र में भी बन जाते हैं क्योंकि वहाँ मकान डेल्टा की पंखनुखा आकृति का अनुसरण करते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी आदि नदियाँ के मुहानों पर ऐसे आदिवास मिलते हैं। हिमालय पाद प्रदेश में भी ऐसे आदिवास सामान्य रूप में पाए जाते हैं। पल्ली मुरवा आदिवास इस प्रकार के आदिवास कई छोटी इकाई में पनकन रूप से बसे रहते हैं। मुख्य आदिवास का अन्य आदिवासियों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। आदिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता तथा मकान के बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं जिनके बीच बीच में खेत होते हैं। ये विभाजन सामान्य सामाजिक जातीय कारणों द्वारा प्रभावित होता है। इन मकानों को स्थानीय तौर पर फारिया, पारा, धना, धनी, नांगलोई, नंगलेई आदि कहते हैं। ये आदिवास सामान्य पश्चिम बंगाल, पूर्वी प्रदेश, मध्य प्रदेश और तख्ते मैदान में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत निचला गंगा मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियाँ आती है। परिलक्षित या परिकीर्ण आदिवास इन आदिवासों को एकाकी आदिवास भी कहते हैं। इन बस्तियों की एक विशेषता होती है। इन बस्तियों की इकाइयाँ छोटी छोटी होती है अर्थात आदिवासीय घर या घरों का समूह भी छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 7 मकानों की हो सकती है। ऐसे आदिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं तथा इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता है। ऐसे आदिवास भारत के जनजातीय बहुल मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु व केरल में भी ऐसे आदिवास मिलते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण आदिवासियों को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख घटक हैं: भौतिक, जातीय या सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक प्रतिरक्षणात्मक। आइए तीनों कारकों की एक एक करके चर्चा करें। प्राकृतिक कारक इन कारकों में शामिल है भूमि की बनावट, जलवायु, ढाल की दिशा, मृदा की समर्थ जलवायु अपवाह, भूजल स्तर आदि। इन कारकों का प्रभाव आदिवासी मकानों के बीच की दूरियों तथा इनके प्रकार इत्यादि पर पड़ता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहाँ मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास केंद्रित हैं। जातीय और सांस्कृतिक कारक इसमें शामिल है जाति समुदाय, जाति एकता, धार्मिक विश्वास इत्यादि। भारत में यह सामान्य रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भूमि स्वामी जातियाँ गांव के नाभिक क्षेत्र में बसती हैं और अन्य सेवा प्रदान करने वाली
जाते ग्राम की परिधि में बसती है। इसका परिणाम सामाजिक पृथकता तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है। ऐतिहासिक या प्रतिरक्षणात्मक कारक। ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों के अधिकांश भागों में कई बार आक्रांताओं ने आक्रमण किया तथा कुछ भागों को कब्जे में भी ले लिया। इसके पश्चात एक लंबे समय तक बाहरी ताकतों के हमले के अलावा देश के इस भाग के प्रमुख राज्य व साम्राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इसलिए नाविकें प्रारूप के अधिवास सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाते रहे। भारत में मकानों के प्रकार। मकानों या अधिवासों के प्रकारों में भिन्नता के पीछे आवास निर्माण में युक्त सामग्रियों की सहज उपलब्धता कारक यही है। इसके अलावा ये भूमि की बनावट तथा जलवायु दिशाओं पर भी आधारित है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ हिमपात होता है, दोनों स्थलों से मकानों की छतें ढालूनुमा बनाई जाती है, पर जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ छत सपाट रहती है। जहाँ तक मकान बनाने की वस्तुओं का सवाल है, इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मकान की दीवार बनाने की सामग्रियाँ। मकान की छतों के निर्माण में उपयुक्त सामग्रियाँ। निर्माण तकनीकी के विकास की वित्तीय सहायता की उपलब्धता ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरों की संरचना के प्रकारों को परिवर्तित कर दिया है। आइए इनकी एक एक करके चर्चा करें। दीवार निर्माण में उपयुक्त सामग्रियाँ। भारत में दीवार निर्माण में उपयुक्त सामग्रियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह है मिट्टी, पत्थर, ईंटें, इमारती लकड़ियों तथा नरकुल। मिट्टी का गारा सबसे अधिक और आमतौर पर उपयोग में लाया जाता है और यह सभी प्रकार की मुद्राओं में पाया जाता है। इसका रंग, गठन और संरचना भी अलग अलग होती है। पुरातन सभ्यताओं में इसका सबसे अधिक उपयोग हुआ है। मिट्टी के बने देसी नमूना मकान प्रायः देश के सभी भागों में मिलते हैं। ये मकान पारिवारिक सदस्यों एवं पड़ोसियों के सहयोग द्वारा आसानी से बनाए जाते हैं। पत्थर। ये बेसाल्ट पत्थर अथवा अच्छे ढंग से तराशे गए पत्थरों का प्रयोग उन स्थानों पर व्यापक रूप से होता है जहां ये निकट व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा इनका परिवहन भी आसान होता है। बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी क्षेत्रों, ज्वालामुखी पठारी क्षेत्रों में ऐसे मकानों के उदाहरण बहुतायत से उपलब्ध है। ईंटें से बनी दीवारें आजकल बहुत प्रचलित है। आज पूरे देश के करीब सभी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रचलन हो गया है। आज ईंटों की भट्टियाँ प्रायः सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन भट्टियों के कच्ची ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गाँव में बहुत आसानी से ईंटें उपलब्ध हैं। ईंटों का अधिक प्रयोग होने के पीछे मुख्य कारण लागत व बचत, स्थायित्व तथा कम जगह में दीवारों का अधिक से अधिक आकारों में बनाया जा सकना है। सबसे अधिक पुरातत्व प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थानों में मिले जहां खुदाई करने पर मकानों के अवशेष मिले जिससे ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों के प्रयोग में इन्हें जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा ज़्यादातर उपयुक्त होता है। आजकल सीमेंट का गारा ज़्यादा प्रयोग में आता है। कम ऊंचाई की दीवारों के लिए लागत खर्च कम करने के लिए करीब लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हैं। वन्य क्षेत्रों तथा वनों से सटे इलाकों में इमारती लकड़ियों से बनी दीवारों वाले घर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण इसका निकट उपलब्ध होना है। केंद्रीय भारत में भील जनजातियों के क्षेत्र में ये बहुआयात में मिलते हैं। टट्टर या ठाटर का प्रयोग मैदानी व वन क्षेत्रों में झोपड़ी नमूना मकान बनाने में
जाता है। यह बिना किसी लागत मूल्य के बिना मिल जाता है तथा इसके बनाने में किसी विशेष तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब मकान पहाड़ों की ढलान में या शिखर में भी बनाए जा सकते हैं। धन्य व सतपुटा श्रेणी से बचने वाले आदिवासी मुख्यतः गोंड भील जनजातियाँ इस प्रकार की सामग्रियों से अपना आवास बनाते हैं। छत के निर्माण में उपयुक्त वस्तुएं। इन सामग्रियों के स्रोत मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ये है खपरा, छप्पर या छजन, चिकनी मिट्टी और अन्य, टिक्कन पत्थर में फर्शी, लकड़ी और ईंटें तथा अन्य। कपरेली सजन पूरे देश में सर्वमान्य रूप से प्रचलित है। खपरे भी या तो नाली नमूना अर्ध चंद्राकार या फिर सपाट होते हैं। इसके आकार तथा रूप भी अलग अलग होते हैं। छज्जन में प्रमुख खपरेलों का आकार भारत के उत्तरी मैदानी भागों में बड़े जबकि पठार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे होते हैं। ये कुटिया बनाने की सबसे पुरानी और मौलिक विद्या है। ये तरीका आज भी गरीब परिवारों द्वारा अपनाया जाता है। हर प्रकार की दीवार छज्जन व भूस से ढक दी जाती है, चाहे ये दीवार लकड़ी, मिट्टी, पत्थर मिट्टी या टिटर किसी भी सामग्री से बनी हो। चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर छत का निर्माण भारत के पश्चिमी भागों में बहुत ही सामान्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह तरीका काफ़ी प्रचलित है। प्रत्येक साहट में ऐसे घरों को सीमांकन के रूप में पहचाना जाता है। समय अनुसार वर्षा ऋतु आने से पहले गोबर मिट्टी युक्त छज्जन से पलस्तर चढ़ा देने से बारिश से घरों की सुरक्षा बढ़ जाती है। पर्वतीय, पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में पत्थर की फर्शी का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। आवश्यकता के अनुसार छज्जन के लिए बलुआ पत्थर के स्लेट पत्थर को काट छाँट कर दीवारों के ऊपर बिछाया जाता है। इस प्रकार के छज्जन मजबूत तथा ज़्यादा समय के लिए स्थायी रहते हैं। मकान की छत के लिए लकड़ी का प्रयोग भी काफ़ी प्रचलित है, खासकर भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में। इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित जैसे जिसमें लकड़ी के चौड़े टुकड़ों को गोलाकार रूप में ऐसा जोड़ा जाता है। इनकी गोलाई वाले किनारे छतों पर इस प्रकार से सजादित हो ताकि घरों को बरसात तथा बर्फ़ से सुरक्षित रख सके। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों के भागों में जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले होते हैं, घरों की छतों को टीन या जल सह पदार्थ से ढक दिया जाता है। दीवारों के लेंटर के ऊपर लोहे की छतों की जाली बिछाकर उसके ऊपर ईंटों की परत बिछाई जाती है, जिससे वह सीमेंट का गारा बनकर उसकी परत सचाछित की जाती है। आजकल ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विपणन केंद्र के घर तथा ग्रामीण धनवानों के घरों की छतें ऐसी ही बनती हैं। भवन निर्माण की पारंपरिक सामग्रियों का प्रयोग कम हो रहा है और इसके स्थान पर अन्य पदार्थ जैसे लोहा, टीन, चादरें, सीमेंट आदि का प्रयोग हो रहा है। नगरीय अधिवास भारत की जनगणना के अनुसार शहरी व नगरीय क्षेत्र वे है जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ मिलती हैं। नगरीय क्षेत्रों में ये है या तो नगर पालिका अथवा निगम या फिर छावनी बोर्ड होना अथवा अधिसूचित शहर क्षेत्र सम्मिलित मौजूद होती है। ये अन्य क्षेत्र जो इन मानकों को पूरा करते हैं। कम से कम 5000 जनसंख्या। कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% अकृषित क्षेत्र में लगे हो और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
इसके अतिरिक्त जनगणना कार्य में निर्दिष्ट निर्देशों के अंतर्गत जब भारत के राज्यों अथवा केंद्र शासित राज्यों की सरकारों के सहयोग एवं परामर्श पर तथा भारत के जनगणना आयुक्त के अनुमोदन से कुछ ऐसे ही अबस्टों को जिनके गुण नगरीय क्षेत्रों से होते हैं किंतु नगरीय बस्ती की मूलभूत शर्तों जिसका वर्णन अनुच्छेद 29.5 का गणिका वह वर्णित है पूर्ण लागू नहीं होता हो तो भी उन्हें हासटों को नगरीय क्षेत्र में गिना जाता है। उदाहरण के लिए किसी योजना की कॉलोनी के क्षेत्र में या फिर पर्यटन क्षेत्र विकास के केंद्र स्थल इत्यादि। जिस प्रकार से शहरों अथवा नगरीय अधिवासों के दो बड़े वर्ग होते हैं वह स्थानीय क्षेत्र जो अनुच्छेद 29.5 के गणिका में वर्णित शर्तों के अनुसार उन्हें वैधानिक शहर कहा जाता है। दूसरे वर्ग में आने वाले वह नगरीय क्षेत्र है जो गणिका क में दी गई शर्तों का पूर्ण पालन करते हैं। इन्हीं जनगणना शहर कहा जाता है। नगरीय बसाहट के समूह के नीचे दिए गए 3 गुणों में कोई एक गुण हो सकते हैं। मुख्य नगर एवं उसके जुड़े शहरी अवृद्ध वाले क्षेत्र 2 या 2 से अधिक संलग्न मुख्य नगर उनके अवृद्ध क्षेत्र सहित उनके बिना एक बड़ा शहर उसके संलग्न एक या एक से अधिक शहरों के अवृद्ध क्षेत्र इतने संधिए में विकसित हो जाते हैं कि कोई लंबा सा जनसंख्या का वितरण फैला गया हो। नगरीय अपविधि क्षेत्र के उदाहरण हैं विश्वविद्यालय परिसर, छावनी परिसर, समुद्र तट से बसे शहरों से सटे बंदरगाहों के परिसर या फिर उड्डयन परिसर, रेलवे कॉलोनी के परिसर आदि। पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे शहर कभी भी स्थायी नहीं होते। प्रत्येक जनगणना में इसके कमोबेश उतार चढ़ाव होता है जिससे इन शहरों का वर्गीकरण या पूर्ण वर्गीकरण किया जाता है। इसके जनगणना के समय विद्यमान परिस्थितियाँ निर्णायक होती हैं। नगरीय अधिवासों के प्रकार ग्रामीण अधिवासों के समान नगरीय अधिवासों के कई आधारों पर भिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है जिससे प्रचलित एवं अर्धसाधारण वर्गीकरण का आधार नगरीय अधिवासों के आधार तथा संबंधित कार्य होते हैं। आइए इस पर चर्चा करें। जनसंख्या के आकार पर वर्गीकरण। जनसंख्या के आकार को आधार मानकर भारतीय जनगणना नगरीय क्षेत्रों में 6 वर्गों में विभक्त करता है जिसे निम्न सारिका में दर्शाया गया है। सारिका 29.1 नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। वर्ग 1 लाख या इससे अधिक। वर्ग 2 50,000 99,999। वर्ग 3 20,000 49,999। वर्ग 4 10,19,999। वर्ग 5 50,000 9,999। वर्ग 6 5,000 से कम। नगरीय आदिवासों का ये एक और ग्रामीण है जो इसके प्रकार। नगर ऐसे स्थान जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। शहर नगरीय स्थान जहाँ जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच हो। महानगर बड़े नगर वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो तथा वृहत महानगर जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। ये देश में शहरी स्थानों के वर्गीकरण का सबसे अधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य तरीका है। ये तरीका विश्व के अन्य देशों में भी प्रचलित है। भारत में बहुत विद्वानों ने नगरीय केंद्रों को विभिन्न व्यावसायिक वितरणों के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के कई तरीके प्रस्तावित किए हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक स्वीकृत तरीका अशोक मित्रा द्वारा किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध जनकी विशेषज्ञ तथा भारत के तत्कालीन महापंजीयक थे। भारत के शहरों का अशोक मित्रा के व्यवसाय
मूलक वृद्धि द्वारा वर्गीकरण। अशोक मित्रा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण श्रमिकों के श्रेणियों पर आधारित है। यह श्रमिक श्रेणियाँ जनसंख्या वर्ष 1971 और जनगणना वर्ष 1961 और जनगणना वर्ष 1971 के आंकड़ों से उपलब्ध की जानकारी थी, परंतु 1981 की जनगणना में दर्शाए गए व्यावसायिक मूलक शहरों एवं नगरों के वर्गीकरण के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि शहर स्तर पर औद्योगिक श्रमिकों को 9 औद्योगिक वर्गों में पूरी तरह विभक्त किया गया था। फिर भी 1999 में एक अभिनव प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक श्रेणियों को 5 समूह के बांटते हुए भारत के सभी शहरों को उनकी व्यावसायिक कार्यशीलता के आधार पर 5 आर्थिक खंडों में बांट दिया गया है। अंतिम वर्गीकरण इस प्रकार है। सारिका 29.2 नगरीय स्थानों का व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। आर्थिक खंड औद्योगिक श्रेणी। प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि कार्य, कृषि श्रमिक, पशुपालन, वर्णित मछली पकड़ना, शिकार करना, बागवानी, औद्योगिक तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप, खनन एवं उत्खनन इत्यादि। उद्योग, अध्ययन, व्यवसाय, निर्माण, संसाधन, तैयारी, सेवा, सुधार एवं मरम्मत सेवाएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाना की औद्योगिक इकाइयाँ, घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने के अलावा उद्योग भी, निर्माण कार्य लगे मजदूर, व्यापार एवं वाणिज्य, ये व्यापार का है, व्यापार एवं वाणिज्य, यातायात, परिवहन, गोदाम व संग्रह, भंडार एवं संचार, व्यवसायता सेवाएं, विद्युत सेवाएं। 1991 जनसंख्या में अपनाई गई कार्य प्रणाली, जिसके द्वारा शहरों को व्यवसाय मूलक आधार पर वर्गीकरण किया गया था, वह इस प्रकार है। प्रत्येक शहरी बनावट के समूह के या शहर से सटे कस्बों की शहरों में कुल प्रमुख कार्यशील व्यवसायियों का 5% आर्थिक खंडों में कितना है, ये गणना द्वारा तय कर लिया जाता है। व्यवसाय आधारित श्रेणी क्रम को प्रत्येक शहरी शहर के समूह के लिए इस प्रकार के तय किया गया था। यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत सत्यों की संख्या 40% या उससे अधिक है, तो ऐसे शहर शहर के समूह को उसी औद्योगिक खंड के एकल क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% से कम हो, तो अन्य संख्याओं के इकाइयों में मौजूद संख्या का जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का योग 60% से अधिक है, तो ऐसे शहरी शहर के समूह को द्विक्रियाशील की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यदि 2 इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तब भी 60% या अधिक नहीं होती, तब 3 अधिकतम प्रतिशत वाली श्रेणियों में कार्यरत लोगों की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और फिर ऐसे शहरी शहर के समूह को बहुत क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी शहरी समूह की शहर में 1/4 कार्यशील व्यक्तियों का व्यवसाय किन्हीं 4 कार्यों में अर्थात वानिकी, मत्स्यिकी, पौधरोपण, पशुपालन इत्यादि सहित खनन व उत्थान, वस्तु निर्माण वाले घरेलू उद्योग और निर्माण कार्यों के कार्यरत हो, तो प्रत्येक शहरी शहर के कार्यशील श्रेणी का वर्गीकरण उनके संबंधित व्यवसाय कार्यशीलता के आधार पर उप श्रेणियों में किया जाता है, बशर्ते कि उप श्रेणी की व्यावसायिक कार्यशीलता प्रथम या द्वितीय कोटि की हो। उपरांत वर्णित विभाजन प्रणाली का आश्रय लेते हुए भारत के सभी 3697 शहरी शहरों के समूह जम्मू कश्मीर के अलावा को विभिन्न कार्यशील श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रयास के परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। भारत की कुल शहरी शहर के समूह के लगभग आधे अर्थ 1756 इकाइयों को प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जहां के व्यवसाय प्राथमिक दर्जे के हैं।
परंतु इनकी जनसंख्या भारत की कुल शहरी जनसंख्या के 15.85% के बराबर होती है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश शहर काफ़ी छोटे आकार के होते हैं। इन शहरों के 2/3 स्थानों में सकल व्यवसाय प्रधान कार्यशील व्यक्ति होते हैं। बाकी 1/3 कार्यशील को बहुअंधी वर्धात अर्थात विधित व्यवसाय से संबंध रखने वाले होते हैं। ऐसे शहरों की संख्या उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 371 थी। देश में 723 ऐसे शहर के समूह हैं जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग से जुड़ा है। खास बात यह है कि इन स्थानों की 60 की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग नगरीय है। इनमें उन स्थानों की संख्या 1/3 से ज़्यादा है जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत शहरी शहरों की 5/10 जनसंख्या की शहरी शहरों में रहती है। आधे से कुछ कम ऐसे स्थानों पर एकल व्यवसाय प्रधान कार्यशील लोग रहते हैं, परंतु वहाँ कार्यशील श्रेणी वाले स्थानों की संख्या काफ़ी कम है। तमिलनाडु राज्य सबसे अधिक है, 101 इकाइयों औद्योगिक शहरी शहरों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 91 तथा गुजरात 87 इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। शहरी शहर नगर की उन इकाइयों की संख्या 460 थी जिन्हें व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिनकी जनसंख्या देश की शहरी जनसंख्या के 7% के बराबर थी, जिसमें से अधिकांश व्यापारिक नगरों शहरी शहरों के समूह के कार्य की प्रकृति बहुकार्यशील होती है, जबकि शेष बचे मगर द्विकार्यशील प्रकृति के होते हैं। ऐसे शहरों की सबसे ज़्यादा संख्या 121 उत्तर प्रदेश में थी, जबकि बाकी के राज्यों में व्यापार के संबंध ऐसे शहरों की संख्या बहुत कम थी। परिवहन के संबंध श्रेणी में केवल 23 नगर वर्गीकृत किए गए हैं जिनका देश की नगरीय जनसंख्या में योगदान 1% से कम है। इसमें से अधिकांश शहरी स्थानों का आकार छोटा होता है, कुछ बड़े आकार भी होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का खंडगपुर, उत्तर प्रदेश में मुगलसराय आदि। जहाँ तक कार्यशील व्यवसाय का संबंध है, इन 23 से 10 शहरी शहरों में एकल व्यावसायिक लोग रहते हैं, बाकी 10 में विधित व्यावसायिक कार्यों वाले लोग रहते हैं। करीब 736 ऐसे शहरी शहर वाली इकाइयाँ जिन देश में हैं जिनमें विधित सेवाएं ही प्रमुख व्यवसाय के साधन होते हैं, जिसमें बसने वाले लोगों की जनसंख्या देश की नगरीय जनसंख्या के 1/4 के बराबर है, जिसमें से अधिकांश जनसंख्या 70% कम श्रेणी के शहरों में रहती है। जहाँ तक उनकी व्यावसायिक कार्यशीलता का संबंध है, अधिकांश शहरों के निवासियों का बहु कार्यशील व द्विकार्यशील होते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे शहरों की संख्या 114, मध्य प्रदेश में 82 है। सारणी 29.3 भारत कार्यवृत्तियों पर आधारित शहरों का वर्गीकरण। कार्यवृत्तियाँ शहरों के नाम। प्रशासनिक नई दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, इम्फाल इत्यादि। औद्योगिक जमशेदपुर, भिलाई, सोलम, कोयम्बटूर, मोतीनगर, सूरत इत्यादि। परिवहन समुद्री तटों के बंदरगाह जैसे कोंडका, कोच्चि, विशाखापट्टनम इत्यादि। सड़क के रेलवों का जंक्शन जैसे मुगलसराय, इटारसी, कटनी, खंडनपुर, आगरा इत्यादि। वाणिज्य नगर कोलकाता, मुंबई, सहारनपुर, इंदौर, चेन्नई इत्यादि। खनन नगर रानीगंज, झारिया, धनबाद, डिकोड़ाई, अंकलेश्वर, सिंगोली इत्यादि। छावनी मेरठ, अम्बाला, जालंधर, मनु, पानकोट इत्यादि। शैक्षिक रूडी, पिंगली, मणिपाल, अलीगढ़, बनारसी इत्यादि। धार्मिक पुरी, मथुरा, बंदेरी, तिरुपति, कटरा, अमृतसर, इलाहाबाद, बनारसी इत्यादि। पर्यटन नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, उगम मंडलम, ऊटी, माउंट आबू, गंगकोट इत्यादि। आपने क्या सीखा? अधिवास को एकाकी घर से लेकर बड़े शहर तक किसी भी रूप
में मानव के लिए आवास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अधिवास के मोटे तौर पर 2 बड़े वर्गों में बांट सकते हैं, ग्रामीण और नगरीय। इन दोनों में मूलतः अंतर इन आदिवासियों के लोगों की कार्यवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। भारत के ग्रामीण आदिवासियों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये श्रेणियां हैं अंतःसहज, अर्धसंध, पल्ली, पूर्वा और परिलक्षित वह प्रकीर्ण। अंतः सहज आदिवास के मकानों के निर्माण क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं तथा मस्त मकान एक केंद्रीय भाग में केंद्रित रहते हैं। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण आदिवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा भौगोलिक वितरण की दृष्टि से देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। अदन आदिवास के अंतर्गत लगभग 11 प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। अर्धसदन आदिवास की विशेषता ये होती है कि छोटे सदन आदिवासीय घरों की सन्निकटता नाभिक का काम करती है। इसके चारों ओर पल्ली पूर्वा की सहट पीछे रूप में रहती है। अर्धसहन आदिवासियों के कुछ प्रारूपों में चौकपट्टी प्रतिरूप, बड़ी लुई लंबाई वाले आयताकार प्रतिरूप में पंखनुमा प्रतिरूप शामिल हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप वाले आदिवासियों के नमूने जनजातीय क्षेत्रों छोटा नागपुर पठार क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी भारत के नागालैंड में मिलते हैं। पल्लवी पूर्वा प्रकार के आदिवास उन्हें कहते हैं जिसमें केंद्र की सहट है या तो नहीं अथवा होती भी है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर के क्षेत्रों में जरा भी नहीं होता। परिलक्षित या प्रकीर्ण आदिवासियों की विशेषता ये है कि इसमें एक घर से लेकर कुछ घरों के समूह होते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार एवं बनावट को प्राकृतिक भूमि संरचना, जातीय या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक फिर या सुरक्षा इत्यादि बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। घरों की बनावट में भी इन्हीं कारणों से भिन्नता आ जाती है। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं जैसे स्थलकृत, जलवायु, भवन निर्माण की सामग्री की उपलब्ध इत्यादि। जहाँ तक भवन निर्माण की आवश्यकता सामग्री, इन्हीं भी 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। दीवारों के निर्माण में उपयुक्त भवन सामग्री तथा छत बनाने में उपयुक्त भवन सामग्रियाँ। दीवार बनाने में उपयुक्त सामग्रियाँ मुख्य गली, मिट्टी, पत्थर, ईंटें, इमारती लकड़ियाँ तथा घास फूस की सीजन होती है। छत बनाने वाली सामग्रियाँ छप्पर, मिट्टी के साथ घास फूस मिला, सजन, खपरा, टीन के चादर, पत्थर की फरसी, लकड़ी के पटिए, ईंटें आदि। भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय आदिवास के विशेष गुण हैं। सभी नगरों में या तो नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। वह सभी क्षेत्र नगरीय आदिवास के रूप में जाने जाते हैं जहां कम से कम जनसंख्या 5000 व्यक्तियों की हो। क्षेत्र में बसे पुरुष वर्ग के कार्यशील व्यक्तियों का 75% भाग आकर्षित कार्यों में लगे रहते हैं। क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। कंडिका 29.5 में वर्णित खंड की शर्तें जिस क्षेत्र पर लागू हो रही है उन्हें वैधानिक शहर कहा जाता है। इसी प्रकार कंडिका की शर्तें जिस क्षेत्र में लागू हो रही हो उन्हें जनगणना शहर कहा जाता है। जैसे ग्रामीण आदिवास का कहीं खास आधारों का वर्गीकरण किया जाता है, उसी प्रकार नगरीय आदिवासियों को भी विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, परंतु आदिवासियों का आकार एवं कार्यवृत्तियों का आधार सबसे अधिक प्रचलित है। जनसंख्या के आधार पर नगरीय आदिवास नगर, शहर, महानगर अथवा विधित महानगर हो सकते हैं। इसी प्रकार आदिवास के लोगों की व्यावसायिक क्रियाशीलता पर भी नगरीय आदिवासियों को वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्ग है प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्य, खनन, छावनी, शैक्षिक, धार्मिक तथा पर्यटन। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।